स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 का प्रोज सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट को पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जो आपका इंटरमीडिएट का इंग्लिश सब्जेक्ट की बात अगर की जाए, प्रोज सेक्शन की बात की जाए, तो उस प्रोज सेक्शन में आपके टोटल 7 लेसन्स दिए गए हैं। कुल 7 पाठ दिए गए हैं। 7 लेसन्स हैं, उनमें से यह हमारा सबसे फर्स्ट लेसन है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोज के बारे में बता दूं, ताकि आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि यदि आप प्रोज सेक्शन को पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में कितने अंक मिलेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, जो आपका प्रोज सेक्शन है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपको कुल मिलेंगे 16 अंक, 16 मार्क्स आपको मिलेंगे। कैसे? आपको जो सबसे पहला इसमें से क्वेश्चन वह हमारा होगा एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए, और ना है आपको तो उस पर आपको मिलेगा 8 अंक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लिखने का 30 वर्ड्स में, उस पर आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। और नेक्स्ट हमारा होता है ओकैब अर्थात ओकैबुलरी से आधारित प्रश्न। इसमें हमारा एक लाइन दिया होता है, उस लाइन में शब्द एक जो है मिसिंग होता है, उस मिसिंग वर्ड के स्थान पर ब्रैकेट में जो है 4 वर्ड्स दिए गए रहते हैं। उनमें से जो सटीक, जो सबसे सूटेबल वर्ड होगा उसे फिल करना होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 मार्क्स। तो इस तरह से आपका यह टोटल 16 मार्क्स स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका जो लेसन है, लेसन का नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट, टोकरी वाली एक लड़की या एक बालिका। स्टूडेंट्स, इसको लिखने वाले हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और वह 1950 ईस्वी में भारत भ्रमण पर थे। भारत को अभी हाल ही में आज़ादी मिली हुई थी, और उस समय भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेखक जो है ट्रेन से और कार से भारत में सफ़र करता है, वह भारत भ्रमण करना चाहता है, और लेखक हिमालय की यात्रा पर जाता है। और लेखक रानी खेत को जाता है, जहाँ पर अंग्रेजी जो सेना होती है का एक पुराना हिल स्टेशन वहाँ होता है। उस जगह पर वह देखने के लिए जाता है। रास्ते में वह जो भी चीज़ों को देखता है, जो भी गांव को देखता है, खेतों को देखता है, जंगल को देखता है, उनका जिक्र इस लेसन में किया है। और अंततः लेखक की मुलाकात एक स्टेशन पर एक 9 वर्षीय बालिका से हो जाती है। लेखक उस बालिका से बहुत ही अधिक प्रभावित होता है, और लेखक उस बालिका की शालीनता, उसका आत्मसम्मान, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट देख करके लेखक के हृदय में भारत के प्रति एक प्रेम की भावना बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये इसका समरी है। इस वीडियो में आगे हम इस टेक्स्ट बुक का जो भी हमारे टेक्स्ट हैं उसको पैसेज बाय पैसेज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला पैसेज है, I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. देखें लेखक क्या कहता है, I had left, सब्जेक्ट हैड V3 पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड लेफ्ट मैं निकल चुका था, मैं छोड़ चुका था, न्यू दिल्ली नई दिल्ली को, फॉर द हिमालय के लिए, अर्थात मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था।
आगे बताता है लेखक, आई का मतलब विलियम सी डगलस। आई मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली, बरेली तक बाई ट्रेन, ट्रेन से, बरेली तक का सफ़र ट्रेन से किया, एंड और देन तब, बाई कार, कार से, बाई कार, बाई कार से, बाई ट्रेन, बाई ट्रेन से। जब हम किसी साधन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं। तो रानीखेत, रानीखेत। अब रानीखेत के आगे डैश दिया है, इसका अर्थ यह है कि आगे जहाँ तक फुल स्टॉप या कॉमा मिलेगा वहाँ तक रानीखेत के बारे में ही लिखा होगा। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो रानीखेत है यह एक पुरानी अंग्रेजी सेना के छावनी की टुकड़ी है। लोकेटेड स्थित है या स्थित थी ऑन 6000 फुट, 6000 फीट, रिज लंबी पर्वत श्रृंखला पर, अपोजिट का मतलब होगा के सामने, के विपरीत में, 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, अर्थात 120 मील विस्तार वाले हिमालय की चोटियां जो बर्फ से ढकी हुई थीं के सामने। अर्थात आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में जो फैला हुआ था हिमालय, उसके सामने अंग्रेजी सेना के छावनी की जो टुकड़ी थी वह एक पहाड़ी पर 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित। इस तरह से आप कह सकते हैं। आगे देखें। अब लेखक जिस ट्रेन से सफ़र किया उस ट्रेन के बारे में बताता है। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीरे धीरे गति से चलने वाली थी या ट्रेन धीमी गति से चलती थी। एंड और इट स्टॉप, यह रुकती थी। एट ऑल द वे स्टेशन, स्टेशन में पड़ने वाले, स्टेशन पर आने वाले, हर एक जो है रास्तों पर स्टेशन पड़ते थे उन पर रुकती थी। अब लेखक अपने बारे में बता रहा है। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक ठहराव पर। आई सॉन्ग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मतलब होगा ट्रेन का डब्बा। सॉन्ग ओपन का मतलब होता है जोर से खोल देना। मैं ट्रेन के डब्बे को जोर से खोल देता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूम लेता था या घूमता था। एक बार फिर इसका शुरू से हिंदी देख लें। लेखक बताता है कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। बरेली तक मैं ट्रेन से और फिर कार से रानीखेत तक जा रहा था या गया, जो बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील विस्तार में 6000 फीट ऊंचे पहाड़ी पर स्थित पुरानी अंग्रेजी या अंग्रेजों के फौज की छावनी थी। रेलगाड़ी धीरे धीरे चलती थी और वह रास्ते में प्रत्येक स्टेशन पर रुकती चलती थी, और हर बार जब भी ट्रेन रुकती थी तो लेखक ट्रेन के दरवाजे को जोर से खोल देता था और प्लेटफार्म पर घूमता था। स्टूडेंट्स, लेखक के घूमने का मतलब कि लेखक भारत की वास्तविक स्थिति को जानना चाह रहा था। अगले पैसेज को देखें। इस पैसेज में लेखक प्लेटफार्म पर जिन भारतीयों को देखा उनके बारे में बताता है। बता रहा है द प्लेटफार्म्स वर पैक्ड, भरे हुए थे। प्लेटफार्म भरे थे विद पीपल, लोगों से। कैसे से सिख, मुस्लिम्स, मुस्लिम से, हिंदूज, हिंदू, सोल्जर, सिपाही से, मर्चेंट्स, व्यापारियों से, प्रिस्ट, पुजारियों से, पोर्टर्स, कुलियों से, बेगर्स, भिखारियों से, हाकर्स, हाकरों से। वे लोग जो अपने सामानों को आवाज़ दे करके बेचते हैं उन्हें हॉकर कहा जाता है। लेखक बता रहा है कि प्लेटफार्म लोगों से एकदम भरा हुआ था और इन लोगों में सिख, हिंदू, फौजी, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी, फेरी वाले, ये सभी लोग थे। नेक्स्ट बताता है ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, बेयरफुट नंगे पांव। बता रहा है कि लगभग सब के सभी लोग, ऊपर जिनका जिनका नाम लिया गया है वह सब के सब सभी लोग नंगे पांव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और बता रहा है कि वे ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम, 3 पीपल, 3 लोगों से, बिफोर मतलब होता है पहले, आई कुड फाइंड वन, तब मैं एक को पा सका हूँ, स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकता था। लेखक बता रहा है कि मुझे कम से कम 3 लोगों से पहले पूछना पड़ा था, तब मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो इंग्लिश बोल सकता था। लेखक उस इंग्लिश नोइंग पर्सन से, जो अंग्रेजी बोलता था, उससे किस मैटर पर बात किया आगे बताता है। वी मीन्स हम, अर्थात विलियम सी डगलस, और जो भारत का अंग्रेजी बोलने वाला बंदा था उससे। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम लोग सांसारिक मामलों पर,
दुनियावी मामलों पर बात किए। अफेयर्स मीन्स होता है मामले। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात किए। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन समाचार जो छपा हुआ था या उस दिन की खबरों पर जो खबर उन पर बात किया। और बताता है, इसको दूसरे तरफ से भी आप देख सकते हैं कि लेखक बता रहा है कि उन दिनों पर आधारित दुनिया के मामलों और हर बड़े प्रकरण पर हम आई वॉज ट्राइंग टू गेट a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitude and reports। बता रहा है लेखक कि आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन का मतलब होगा किसी राष्ट्र की नब्ज को जानना, अर्थात एक देश के लोगों की मनोवृत्ति को जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, राय चेक कर रहा था, अगेंस्ट के विरुद्ध ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स का मतलब होगा कि सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से, अर्थात लेखक बता रहा है कि इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों की नब्ज यानी भावना, उनकी फीलिंग को पहचान कर रहा था, पहचानने की चेष्टा कर रहा था। आइए थर्ड पैसेज को देखते हैं। अब लेखक उस रास्ते के बारे में बताता है जिस रास्ते से वह भारत में भ्रमण कर रहा था। द रूट मीन्स होगा रास्ता। ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, बता रहा है कि वह रास्ता भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों से होकर के जा रहा था, एग्रीकल्चर कृषि। द प्लेन अपर गंगा रिवर, बता रहा है कि यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, लेवल मीन्स होगा स्तर, जो समुद्र के स्तर से 1000 फीट ऊंचा था। बट लेकिन ट्रॉपिकल अर्थात उष्ण कटिबंधीय था। उष्ण कटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि धरती के वे क्षेत्र जो कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य में स्थित हैं, अर्थात उष्ण प्रदेश को हम ट्रॉपिकल कहते हैं। आगे देखें, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, बता रहा जो गंगा नदी थी, उस गंगा नदी में जो सिल्ट था, जो बालू था, वह भूरी रेत वाला था। सोलोन विद फ्लड वाटर्स, और गंगा नदी इस भूरी रेत वाली रेत को लेकर के उफन रही थी, अर्थात पानी जो है गंगा नदी में उफान मार रहा था। इट्स ओवरफ्लो, और यह ऊपर होकर के बह रहा था। इनंडेटिंग मतलब होता है ढकना, कवरिंग, और यह गंगा नदी का जो पानी था ढका हुआ था थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, अर्थात हजारों एकड़ धान के फसल को। एक बार फिर देख लें, भूरी रेत वाली गंगा बाढ़ से उफन रही थी और उसका उफान की हजारों एकड़ फसल को पानी से भरे हुए था। अर्थात जब लेखक भारत में यात्रा करने आया था तो वह जो है उस समय भारत में धान की फसल लगी हुई थी। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, टू द नॉर्थवर्ड जंगल्स, बता रहा है कि उत्तर की ओर जंगल थे। डैश दिया है ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, बता रहा है कि घास का काफ़ी विस्तार था। हाइयर देन अ मैन्स हेड, और जो घास थे उन घास जो है उनकी ऊंचाई आदमी के सिर से भी अधिक थी। एंड अनब्रोकन, और वह कहीं भी टूटा नहीं था, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प। क्लम्प का मतलब होगा झुरमुट स्टूडेंट्स। तो लेखक बता रहा है कि आदमी के सिर से ऊंची घास का लगातार अति विशाल विस्तार था, जो कहीं कहीं पर वृक्षों के झुंडों के अतिरिक्त कहीं से भी टूटा नहीं था। और जो यह झुंड था, अब इसके बारे में देखें क्या बताता है आगे। बताता है कि द होम ऑफ टाइगर्स, ये चीते के घर थे। एलिफेंट्स हाथियों के घर थे। पाइथॉन्स अजगर के घर थे। अब मतलब बता रहा है कि इन झुरमुट में शेर, हाथी, अजगर और काले नागों का घर था, अर्थात इनका बसेरा था। देखिए स्टूडेंट्स, एवरीवेयर एल्स देयर
was flat land running to the horizon। horizon का मतलब होता है क्षितिज, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी बिंदु जहाँ पर धरती और आसमान दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं, उसे हम होरिजिन कहते हैं। आपको दूर से दिख लगता होगा कि धरती और आसमान यहाँ पर मिले हुए हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जब दूरी अब और उस तरफ बढ़ेंगे तो वह दूरी और आगे बढ़ जाती है। बता रहा है एवरीवेयर एल्स देयर, तो एल्स देयर का तात्पर्य यहाँ हो जाएगा कि इसके सिवाय। एवरीवेयर हर जगह, वाज फ्लैट लैंड रनिंग अर्थात जो धरती थी वह समतल थी, अर्थात इसके सिवाय सब जगह सपाट या समतल मैदान या धरती क्षितिज तक फैला हुआ था, क्षितिज तक जो है दिख रहा था। अर्थात लेखक जहाँ तक देखा, जहाँ तक देख सकता था, इसकी आंखों की क्षमता थी, उसमें लेखक ने है केवल जो है समतल मैदान देखा। बट लेकिन डॉटेड हियर एंड देयर का मतलब होगा इधर उधर बिंदुओं की भांति बिखरे पड़े हुए थे। क्या? सेक्रेड पवित्र बनियान ट्री अर्थात बरगद का पेड़। बता रहा है लेखक कि लेकिन उसी में कहीं इधर उधर पवित्र बरगद का पेड़ बिखरा हुआ था, और अथवा बायरोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, या बता रहा है कि पाकड़ का जो वृक्ष था वह भी एक लाइन से एक पंक्तियों में उसी में जो है उगा हुआ था। और लाइक एल्म्स, और इन दोनों का आकार एक एल्म वृक्ष की तरह से थी। एंड हैविंग थिक एंड ट्विस्टेड ट्रंक, ट्रंक मीन्स होगा तना और ट्विस्टेड मीन्स होगा मुड़ा हुआ। बता रहा है कि जो इनका पेड़ का तना था वह मोटा था और वह मुड़ा हुआ था। एक बार पुनः देख लें स्टूडेंट्स। बता रहा लेखक यहाँ से एवरीवेयर से ट्रंक्स तक, बता रहा इसके सिवाय सब जगह सपाट मैदान क्षितिज तक फैला हुआ था, लेकिन कहीं कहीं पर इधर उधर पवित्र बरगद का वृक्ष या पाकड़ के पेड़ की पंक्ति जिनका आकार इल्म वृक्ष की भांति था, इल्म वृक्ष नहीं थे, इल्म भांति था, तथा जिनके तने मोटे और मुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। हॉट गर्म, हमीड मतलब होता है नम्र, गर्म और नम, एयर हवा वाज मूविंग चल रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, बता रहा है कि साउथ से अर्थात दक्षिण से और पश्चिम से गर्म और नम हवाएं चल रही थीं, सीधे कह सकते हैं कि अंदर जा रही थीं। मंकीज बंदर, सम ऑफ देम मदर्स अर्थात उनमें से कुछ बंदरियां, बंदरियां मदर्स मीन्स क्या होगा यहाँ बंदरियां। विद बेबीज क्लिंगिंग, बच्चों को चिपकाए हुए, क्लिंगिंग होगा चिपकाए हुए, टू देम अपने में। एंड राइडिंग अंडरनीथ, बता रहा है कि वे नीचे की ओर लटक रहे थे, अंडरनीथ नीचे की ओर सवारी कर रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से कूद पड़े। एट द स्टेशन, स्टेशन पर। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। बता रहा है लेखक कि जो कुछ बंदरियां थीं जो बच्चों को चिपकाए हुए थीं, जो नीचे की ओर लटक रहे थे और भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन पर आकर के कूद पड़े कि कोई कुछ भोजन स्टेशन पर रखा होगा तो हमें मिल जाएगा। लेखक अब यहाँ से गांव के बारे में बताता है। गांवों का जो कंडीशन था, गांव में जो मकानें जिस प्रकार से बनी हुई थी, जो उनका स्ट्रक्चर था, उसके बारे में बताता है। द विलेजेज वी पास्ट एफिन टेंस, सब्जेक्ट नो हेल्पिंग और मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म पास्ट एफिन टेंस होता है। जिन गांवों से हम लोग होकर के गुजरे, अर्थात लेखक बताता है कि जिन गांवों से मैं गुजरा उन गांवों की हेड वॉल जो दीवारें थी मड व कीचड़ की बनी थी, मिक्स्ड वाटर पानी मिलाकर, काउ डंग मतलब होगा गाय का गोबर। अर्थात जिन गांवों में से हम गुजरे उनमें दीवारें पानी तथा गोबर से मिली हुई मिट्टी से लिपी हुई थी। इसको भीति कहा जाता है। गांव में जिनका खपरेल का मकान होगा या पुराना जिनका झोपड़ी होगा, उसमें जो ईंट के जगह पर दीवार जो बनाते हैं मिट्टी की, उसकी बात कर रहा है। अभी भी कुछ घरों में अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर जिनके घरों में टाइल्स नहीं लगे होते हैं, जिनके घरों में नीचे जो है वो सीमेंटेड नहीं होता है, तो अभी भी जहाँ कच्ची होती हैं तो वो गाय का गोबर पानी से मिला करके घरों की जो है लिपाई करते हैं।
तो इस तरह का लेखक ने दीवारों पर देखा। आगे देखे बताता है देयर पिग्ड रूफ वर थैच्ड, बता रहा है कि जो वो मकान थे, दीवार थे जिनको वह लिपा हुआ देखा, उनकी ऊंची नुकीली जो छतें थी वह बंडल्स ऑफ ग्रास, जो घास होता है, घास का जो पूला होता है उसको कस करके टाई टू द बम्बो पोल्स, बांस के पोल पर फैला करके बांध दिया गया था। एक्रॉस द रैप्टर्स मतलब होगा बल्लियों पर, अर्थात इस तरह से आगे आप देख सकते हैं, इसमें बता रहा है उनकी ऊंची छतों की थी, उन पर बांस के डंडों पर घास के पूले कस करके बने हुए छप्पर थे। सीधे अर्थों में आप समझ सकते हैं कि छप्पर का हम जो है किस प्रकार से स्ट्रक्चर रखते हैं, छप्पर कैसे बनाते हैं। नीचे हम बांस बल्ली लगा देंगे, ऊपर पुआल रख करके फिर बांस बल्ली लगा कर उसको हम क्या करते हैं, बांध देते हैं। तो इस प्रकार का बना हुआ छप्पर लेखक ने गांव में देखा। नेक्स्ट देखें, बताता है दैट डे, उस दिन, द पंपकिन वाइन्स मतलब कद्दू की लताएं, कद्दू का मतलब काशी फल की जो बेरें थी, दैट ग्रीव ओवर देम वह उन पर उगी हुई थी, वर खिली हुई थी, ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ड्रेब वॉल मतलब होता है भूरा, वॉल मतलब होता है दीवार, ओवर और ट्रेलिंग स्ट्रेक्स का मतलब होगा लटकती हुई धारियां। तो क्या बताता है लेखक, बता रहा है कि दीवारों पर, जिन दीवारों को वह गाय की गोबर से जो है वह लिपे हुए थे, आप ऐसे कह सकते हैं, उन पर जो उगी हुई काशी फल की बेरें थी वह फूलों से लदी हुई थी, उनमें फूल लगे हुए थे और उन मटमैली दीवारों पर लंबी पीली धारियां बना रही थीं। स्टूडेंट्स, मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। यदि आप गांव में रहते होंगे तो अभी भी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते होंगे जिनके घर झोपड़ी का मकान होता होगा, वो झोपड़ी पर वो क्या करते हैं कि नीचे जो है एक थाला बना करके कद्दू लगा देते हैं, वह उस पर चढ़ करके जो है वह फैलता है। तो इस तरह का जो है लेखक लिखा था, चूंकि वह एक अमेरिकन था, वहां पर इस तरह की चीजें होती हैं, नई चीज लगी तो उसका जिक्र लेखक ने इस टेक्स्ट बुक में किया। फ्रेंड्स, जो आगे मैं आपको पैसेज बताने जा रहा हूं, यह पैसेज काफी तो इसलिए आप जो है शांत मन से और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। बताता लेखक, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग बता रहा है कि लोगों से बात करने का मेरा सिलसिला, विद पीपल लोगों से, वाज इंटरप्टेड बाधित हो गया, रुक गया। क्या हो गया, रुक गया, इंटरप्टेड हो गया, अर्थात एक स्टेशन पर लोगों से बातें करने का मेरा सिलसिला रुक गया। एज सुन एज जैसे ही, आई एलाइटेड मैं नीचे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, तो लेखक बता रहा है कि छोटे छोटे बच्चों का एक झुंड ने गैदर्ड अराउंड मी, पास्ट टेंस, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वे बेच रहे थे, बास्केट्स टोकरियां, आगे डैश है, अब टोकरियों के बारे में बताएगा। हैंड वुमेन, हाथ का बना हुआ, हैंड वुमेन होता है हाथ का बना हुआ। रेड बास्केट्स, वे सरकंडे की टोकरी थी, सरकंडा, विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, और इन टोकरियों का जो स्ट्रक्चर था, जो ढांचा था, वह जो है काफी जो है साधारण था। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, हेल्ड में उठाना, वे टोकरियों को ऊंचे उठाए थे। शॉटिंग वर्ड्स, और वह चिल्ला रहे थे, वह टोकरियों को उठा करके शब्दों में जो सब चिल्ला रहे थे, लेखक बता रहा है आई डिड नॉट नो, मैं उन शब्दों को नहीं समझा, बट लेकिन, कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, डिजायर मीन्स होगा इच्छा, और अनमिस्टेकेबली मतलब होगा सही रूप से, स्पष्ट रूप से, डिजायर मीन्स क्या होगा, इच्छा, और कन्वेइंग का मतलब होगा जो है कि कहते हुए। लेकिन लेखक क्या बता रहा है कि टोकरियों को ऊपर उठा करके जो शब्द चिल्ला रहे थे उन्हें तो मैं नहीं समझा, किंतु उनकी इच्छा क्या है, वे कहना क्या चाहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लेखक समझ गया, लेखक जान गया कि वे अपने इन टोकरियों को मुझसे बेचना चाहते हैं, जिन टोकरियों का जो डिजाइन है वह काफी जो है साधारण वाला डिजाइन है, वह उसे लेखक को बेचना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं।
लेखक अब इन बच्चों के बारे में बताता है। देखें, लेखक पहले ट्रेन से यात्रा किया, ट्रेन के बारे में बताया, धीमे धीमे चलती थी, फिर रास्तों को देखा, रास्ते से लेखक ने क्या क्या देखा, ग्रामीण क्षेत्रों को, गांव को, जंगलों को, उनका जिक्र किया। अब लेखक इस एक स्टेशन पर आया तो वहां पर इसकी मुलाकात बच्चों से हो गई, बच्चों को देखा। अब लेखक बच्चों को देखा है तो उनके बारे में लेखक जो है वर्णन कर रहा है, बता रहा है दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी जो है लोग थे, ये शरणार्थी बच्चे थे। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। जब कोई अपनी जो है जान बचाने के लिए या जो है अपनी सुरक्षा या अपनी हिफाजत के लिए वह किसी के शरण में जाता है, किसी दूसरे के पास जाता है, तो उसे हम शरणार्थी कहते हैं। इस शब्द के बारे में डिटेल में आपको इसी लेसन में आगे बताया जाएगा। आगे लेखक भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में बता रहा है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय जो पाकिस्तान में जो हिंदू वर्ग के लोग रहते थे उनके साथ वहाँ क्या घटित हुआ, किस प्रकार से वे पाकिस्तान को छोड़ने के लिए विवश और मजबूर हो गए, तो उनके बारे में बताता है व्हेन जब पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज क्रीड तय हुआ, घोषित हुआ। बता रहा लेखक कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हो गया तो इसका क्या नतीजा निकला, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। तो बता रहा है कि जो लाखों लोग थे पुल्ड अप देयर रूट्स, का मतलब होगा उन्हें अपना रास्ता बदल देना पड़ा। क्या करने के लिए, ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, अर्थात धार्मिक पागलपन के वजह से जो वहाँ के लोग थे उनको जो है पाकिस्तान को छोड़ देना पड़ा। और 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान को छोड़े टू इंडिया, भारत में आ गए। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, एक बार धार्मिक पागलपन की वजह से जो है या धार्मिक उन्माद की वजह से। तो देखें क्या बताता है पुनः, कहता देवर पुअर पीपल, ये जो लोग पाकिस्तान को छोड़े आरंभ में ये गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विद, जब ये शुरू किए थे, आरंभ किए थे तो गरीब थे। देवर पुअरर, वे और गरीब हो गए। कैसे, एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब वे अपनी लंबी अपनी पैदल यात्रा पर चले तो यह चलते चलते और गरीब हो गए। फॉर ऑल, क्योंकि जो सब कुछ दे कुड कैरी वे ला सकते थे, वाज अ बिट ऑफ फूड, वह थोड़ा सा भोजन का मात्रा था। एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, का मतलब होगा थोड़ी सी रोजमर्रा से संबंधित चीजें थीं, जो उनकी वस्तुएं थीं उन्हें लाए थे। ऐसा नहीं है कि वह पूरा अपना घर और खेत सारा अपने सर पर लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में चले आए। सून, बहुत जल्द, देवर आउट ऑफ फूड, वे भोजन से बाहर हो गए। उनका जो खाना था जो पाकिस्तान से लेकर के चले थे वह रास्ते में ही समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, यात्रा शुरू करने के कुछ दिन पश्चात, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, वे सड़कों के किनारे गिरते चले गए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख और कमजोरी की वजह से वे गिरते चले गए। एंड डाइड, और मर गए। वेयर दे फेल, वे जहाँ गिरे वहीं भूख की वजह से मर गए। फिर देखना दीज रिफ्यूजी से डेफेल तक बता रहा है कि वे शरणार्थी बालक थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा घोषित हुआ तो लाखों लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया तथा नए घरों की खोज में निकल पड़े। धार्मिक पागलपन के वजह से, धार्मिक धर्मांधता के डर से 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत में चले आए। आरंभ में ये बहुत गरीब लोग थे और अपनी पैदल यात्रा पर चलते चलते ये और भी गरीब होते चले गए, क्योंकि जो कुछ भी वे ला सके वह केवल थोड़ा सा खाना और थोड़ी सी उनकी जरूरत की चीजें थी। शीघ्र ही उनका खाना पीना सब समाप्त हो गया और कुछ दिनों बाद जब वे चले तो भूख की कमजोरी से वे सड़कों के किनारे पर गिरने लगे और वे जहां गिरे
वहीं मर गए। जहाँ भीड़ होती है उस भीड़ में कोई चीज जो है किसी को पहचानता नहीं है। जब सारे के सारे लोग भूखे होंगे तो उस बीच में कोई एक खाना खिलाने वाला मौजूद नहीं होगा। 90 लाख लोग जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले तो रास्ते में जो जहां गिरा वहीं का वहीं मर गया। यह बहुत ही जो है एक दर्दनाक स्टोरी है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से वे भारत में आए, भारत में बसे। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी इसका जो नेक्स्ट जो है पैसे से बचे हुए हैं यह आपको अगले वीडियो में मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।